अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, और कल इस पे बात करने के बावजूद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी, और ऑनलाइन के लिए भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था। मैंने कहा था मैं लेक्चर 5 में इसका जवाब दे दूंगा। मैं फिर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या कहा है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। राइस कॉलेज की जो कॉस्ट की बुक होगी, इस बुक में एक तो टेक्स्ट होगा जो अंग्रेजी चैप्टर लिखे होंगे, इसके अलावा इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी 3 तरह के हैं। एक इसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक इसके अंदर पास्ट पेपर्स हैं, और एक ये काम किया गया था, ये मैंने नहीं बनाई हुई, मैंने राइस की कॉस्ट की बुक नहीं बनाई हुई, मेरी सिर्फ FAR2 की बुक है, और वो भी इस दफ़ा चूंकि इसमें चेंजेस मैं कर रहा था और मैंने इसको अगली बुक आने तक पेंडिंग कर दिया, तो मैंने इसको बुक बनाने की बजाय चैप्टर वाइज चलना शुरू कर दिया। जो लोग FAR2 पढ़ रहे हैं मैं उसको चैप्टर वाइज ही फिर आपको देता जाऊंगा। उसके अलावा मैंने राइस की बुक कोई नहीं बनाई हुई, BFD की है, कैफ लेवल की कोई नहीं बनाई हुई। जिन साहब ने भी बनाई होगी उसमें क्वेश्चंस 3 तरह के, पास्ट पेपर्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस कुछ बनाए हुए हैं, और एक सेक्शन है उसमें ICAP क्वेश्चन बैंक के नाम से। इसके लिए एक एक्टिविटी ये की गई थी कि ICAP के ना क्वेश्चन बैंक्स हुआ करते थे, तो बच्चों को 2-2 किताबें रखनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा जी वो वाले सवाल भी हम इसी में कॉपी कर देते हैं। कोई ICAP से जाके लेता था, कोई नहीं लेता था। तो जिन्होंने भी ये बुक बनाई थी, मसलियत ये थी कि ICAP के जो क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं वो भी इसी में डाल देते हैं, पास्ट पेपर्स और ये सिंपल क्वेश्चन, ये इस कंटेंट के साथ ये बुक बनी हुई है। अब आप पढ़ रहे हैं एक टीचर से क्लासेस, पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स कॉस्ट के पेपर में अपीयर हो रहे हैं वो सब इस टीचर से क्लास पढ़ रहे होंगे? नहीं। और क्या वाकई सब किसी टीचर से क्लास ही पढ़ रहे होंगे? नहीं। कई ऐसे होंगे जो खुद से पढ़ रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी दौर में क्लासेस ली थी, उसके बाद से वो पढ़ाई से आउट हो गए, अब उनको फिर खुद से पढ़ना है, तो उनको भी तो कुछ बताना है ना। ये उस नियत से लिखी गई बात है। लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपने तरीके से गाइड कर रहा हूं, तो फिर ये चीज आपके लिए नहीं है, ये पोर्शन आपके लिए नहीं रहा। फिर अगर वैसे किसी को पढ़ने का शौक हो कि बुक पढ़नी है, तो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप इसकी बजाय ICAP वाली बुक पढ़ें, अगर किसी को शौक है तो। अगर नहीं, जो कि नहीं होता, अगर नहीं तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं देखिए, मैं अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब देके एक तरीके से गाइड कर रहा है, तो वो इसका रिप्लेसमेंट हो गई वो चीज, तो इसकी रिप्लेसमेंट मैं हो गया और आपके रजिस्टर पे बने हुए लेक्चर नोट्स। अब आते हैं इस पे। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने शुरू किए थे उसमें कोई 1-2 सवाल खुद भी तो बनाए थे। इसी तरह जिस जिस चैप्टर में जहां जहां मुझे जरूरी लगेगा मैं खुद से सवाल बनाया करूंगा। खास तौर पे एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, वो मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा, उसमें हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। वो सवाल मैं बना रहा हूंगा अपने जिस प्लान से लेके चल रहा हूं उसकी सपोर्ट के लिए, कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट बताना था, उसकी कितनी को तैयारी करानी थी, कितना को सवाल उसके लिए कराना था, वो खुद बना के साथ साथ, जैसे कल भी एक सवाल बना के होमवर्क दिया था आपको, वो ये चीज है। इस बुक से नहीं मैं करा रहा, बताने का मकसद ये है कि ये मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, इसकी रिप्लेसमेंट हो गई, और मैं आपको खुद से बना के सवाल करा रहा हूं, इसकी रिप्लेसमेंट हो गई। अब अगली बात, तगड़े लेवल की प्रैक्टिस, वो पास्ट पेपर्स है, वो पास्ट पेपर्स मैंने भी आपको पास्ट पेपर से करवाने। ICAP क्वेश्चन बैंक ये जो बनाया था जिसने भी, ICAP ने, उन्होंने मेनली इसमें पास्ट पेपर्स डाले थे और कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस डाले थे। तो अगर सारे पास्ट पेपर्स हम सामने कर लें तो इसकी जरूरत रही, इसकी भी जरूरत नहीं रही। और अदर देन पास्ट पेपर जो कुछ और बेसिक क्वेश्चन थे वो भी दफा किए जा सकते हैं। तो पास्ट पेपर्स हो गए और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सिंपल क्वेश्चंस हो गए। अब जब आप मेरे साथ क्लास में चल रहे हैं और मेरे साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट भी मैंने ही बता दिया आपको, आपके रजिस्टर के नोट्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस ये भी मैंने करवा दिए, पास्ट पेपर्स तो वो मैं करवा ही रहा हूं, आपको करवाऊंगा। ये टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मटेरियल हो गया, काफी है। अब कुछ बच्चे इस पे कुछ रिजर्वेशंस ये होती हैं कि टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स तो यहां पर चैप्टर में हो जाएंगे, सिर्फ इसमें कुछ रिस्क्स हैं जो मैंने साथ साथ, होता है
बुक बनाते हुए ये गलतियां हो जाती हैं सवाल कॉपी पेस्ट करने में। तो एट टाइम्स ऐसा हुआ, लास्ट टाइम भी जब पैक की बुक पढ़ाता था तब भी उसमें मसले रह जाते थे। एक तो ये कि कुछ जरूरी पास पेपर्स मिस हो गए बुक में डलने से, और कुछ में कॉपी करते हुए कुछ फिगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई। तो अगर आप बुक में से पास पेपर्स देख रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा खराबी का रिस्क आ गया। लेकिन जब आपने आईकैप ही की वेबसाइट से आईकैप ही के पेपर अपलोड हुए हुए वहीं से डाउनलोड करके उन्हीं की कॉपी निकाली है, तो वो तो मुकम्मल पास पेपर्स होंगे। तो इसमें शामिल रिस्क भी बचाने के लिए हमने ओरिजिनल पास पेपर्स कर लिए। फिर ये एतराज के टॉपिक वाइज तो वो अरेंज नहीं है, वो तो अटेम्प्ट वाइज है। तो मैं हूं ना सरकार, मैं आपको जब सवाल करा रहा हूं हर चैप्टर के अंदर आपके पास हर चैप्टर की लिस्ट बनती जा रही है कि किस चैप्टर में कौन कौन सा सवाल कहां किया, तो हो गया ना टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज का मसला हल हो गया। अब रहेगी वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं आपके साथ जो आपका पूरा 100 लेक्चर्स का प्लान है मैं उसके साथ नहीं चल पाऊंगा, मैं क्लास में बैठूंगा जरूर लेकिन मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगा, मुझे एक चीज को समझने के लिए 10 15 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके अलावा दिमाग चलता नहीं है। कुछ बच्चों का हो सकता है ये मामला कि वो समझते हो कि जो कॉन्सेप्ट आपने बताया है आपने तो उसका एक सवाल कराया है लेकिन मुझे कम से कम 15 20 सवाल उसके करने थे। ये बात मसला समझ आ रहा है? अब इस तरह की जो सोच वाले बच्चे होंगे ना उनको मेरा मुखलिस मशवरा ये है कि बेटा ये काम करने के लिए आपके पास साल नहीं है, या तो हो ना आपके पास सिर्फ एक ही पेपर हो और कोई पेपर ना हो और कोई करने का काम ना हो। अब आप जरा काउंट करके देखें, अगर आप हर छोटे कॉन्सेप्ट के पीछे 5 10 15 सवाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आपको तो 400 सवाल चाहिए करने के लिए। अब वो 400 सवाल करने का टाइम नहीं है। मेरा स्टाइल ये है, मेरी स्ट्रेटेजी मतलब मेरी अप्रोच ये है, बचपन से आपने वैसे तो अभी भी ये काम करते होंगे लेकिन बचपन में सबने काम ट्राई जरूर किया होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए बेशक अम्मा अब्बा मना कर रहे होते हैं लेकिन एक वक्त में 2 2 3 3 स्टेप लिए होते हैं। नहीं, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन अब तो चलो आप बड़े हैं ना, सीढ़ियां उतनी है लेकिन आप बड़े हो गए। तो तब तो आप छोटे थे, अम्मा अब्बा कहते थे गिर जाओगे, गिरा भी होगा कोई, लेकिन एक ये काम किया हुआ है। अच्छा, जब आपने 2 2 सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी, आपकी टांगों के मसल उसके हिसाब से बिल्ड हो गए। अब आपके लिए 2 2 सीढ़ियां चढ़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे से पैर लिए होते फिर आपको बड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ती तो आपके मसल उसके लिए तैयार ही ना होते। तो मेरा स्टाइल ये है कि चूंकि हमारे पास टाइम 3 साढ़े 3 महीने है तो हम कॉन्सेप्ट्स लें जहां देखें मैं आपको गाइड कर रहा हूं साथ, जहां छोटे छोटे सवाल जरूरी लगे, आपकी शक्लों से लगा कि नहीं एक और सवाल कर लेना चाहिए, एक और सवाल कराया, कभी लगा कि बस काफी है एक सवाल काफी था, कॉन्सेप्ट बने, पास पेपर्स पे आ गए। अब जब हम मुकाबला ही हमारी बचपन की ट्रेनिंग ही तगड़े सवालों से हो रही होगी तो उसके हिसाब से बिल्ड होने शुरू हो जाएगा ना दिमाग। या तो हो ना साल पूरा आपके पास, तो आप हर टॉपिक के पहले सिंपल सिंपल 15 20 25 सवाल करें मिलते जुलते जिसमें सिर्फ वैल्यूज बदल रही हो, फिर आप चलो आईकैप के पास पेपर्स पे जाएं। टाइम नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि सिंपल क्वेश्चंस हमने करने होते हैं तो बेटा मुखलिस मशवरा यह है कि आप शुरू में तो करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा नहीं जरा आराम आराम से चलना है, फिर 1 महीना 2 महीने गुजरने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपसे हो नहीं रहा है और पास पड़ी होगी चीज लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे तो ज्यादा परेशानी होगी कि मैंने बुक ली तो थी लेकिन मैं तो उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा। तो इन वजूहात की बिना पर मैं ये लेना आपको रिकमेंड कर नहीं रहा होता। मैंने आपको कहा है लेक्चर नोट्स बना लें, पास पेपर्स रख लें। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर बस आप कह देना कि बुक ले लो, ले ले बुक ले ले, ठीक है मैंने कह दिया बुक ले ले। जिसको सिर्फ ये सुनना था कि सर एक दफा कह दें कि बुक ले लें तो ले लें बुक, आप खरीद लें। अगर आपको ये भी लग रहा है, मुझे ऑनलाइन के बच्चे ने कहा था कि कॉस्ट उतनी ही पड़ जाएगी कि अगर हम पास पेपर्स के प्रिंट निकलवाते हैं बुक, तो ठीक है बेटे बुक ले लें, कोई मसला नहीं है। मैं सार्कास्टिक में नहीं कह रहा, चीज प्यार से कह रहा हूं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है ना कि बुक खरीदनी है, क्योंकि आप बुक ना खरीदें और आप ये पछताते रहे कि पता नहीं क्या रह गया मिस होना, मुझे बुक ले लेनी चाहिए थी, तो इससे बेहतर है कि आप बुक खरीद लें। और अगर किसी को पैसों का ज्यादा मसला नहीं है तो फिर वो दोनों काम कर ले, बुक भी खरीद ले ताकि वो जो एक परेशानी थी कि बुक नहीं है, बुक मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भी मसला हल हो जाए, और जो जिस तरह कहा हुआ है पास पेपर देने का वो मसला भी हल हो जाए। अब मैंने कोशिश की है कि अब आपको मजीद चीज और क्लियर कर दूं, या अभी भी कुछ कच्चा कच्चा चल रहा है तो फिर भी पूछ लें, क्योंकि फिर हफ्ते बाद आपने ये पूछना है बाहर निकल के या क्लास में। हाँ जी, बुक के हवाले से, प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से। क्योंकि किताबें ना सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई जाती, तो सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो उस लिहाज से तो ये एफर्ट सबको सामने रख के की गई होती है। लेकिन मैंने तो उनकी बात करनी है जो मुझसे पढ़ रहे हैं। सवाल दिया था एक
और अगर उसमें कुछ कमी कोताही रह गई है तो मैं उसको डिस्कस करने से पहले एक और सवाल लिखें। वेरिएबल फिक्स वाला। ये 3 महीनों का डाटा है और अभी आपसे रिक्वायर्ड है कि टोटल लेबर कॉस्ट बता दें। अगर लेबर 500 घंटे काम करे तो 3 महीनों का डाटा है। अगर किसी महीने में लेबर 500 घंटे काम कर लें तो बताएं टोटल खर्चा कितना आएगा। हाँ जी कितना 25,000 बिल्कुल ठीक है। किसी से नहीं हुआ तो सॉल्व कर दूं पूरा या हो गया? सबसे शर्मा शर्मी बगैर हो गया है? करवा दूं?
कौन कह रहा है करवा दूं? नहीं हुआ इसलिए कह रहे हो या ऐसी कि सर आप हैं? समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, इनमें से हाई लो कौन सा लगाएं? तो 24,000 और 21,200 का डिफरेंस और 450 और 310 का डिफरेंस 140, तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 2800 140 20 रुपए पर आवर। अब इस 20 रुपए को उनमें से किसी में भी पुट करके देख लें, फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। 450 वाले में रख लेते हैं 24,000 इज इक्वल टू ए पता नहीं कितना प्लस 20 इंटू 450, तो यहां से ए निकल आएगा 15,000। अब ये ए है, ये बी है, और हमें चाहिए वाई। अगर ए 15,000 हो, बी 20 रुपए हो और आर्स हो 500। ये अच्छा, अब कल वाला होमवर्क किया है। कल जब सॉल्व किया था तो हमने जिस सेगमेंट को सामने रखा था वो सेगमेंट था 200 से 500 वाला ना। इनके लिए ए कितना था? 12,000। बी कितना था? 8। ये कल फाइन किया था। अगर 500 से यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ जाएगी। इसको 25% बढ़ा लें 10। अच्छा, एक कैलकुलेशन है बिल्कुल बेसिक सी, जो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा होगी और मुझे ये इंश्योर करना है कि आप सबको वो पक्की पक्की समझ आनी चाहिए। हमें बाज़ औक़ात कुछ फिगर्स, बल्कि अक्सर औक़ात कुछ फिगर्स को कम या ज़्यादा करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 2020 में सेल प्राइस किसी चीज़ की 40 रुपए थी और आपको ये कहा हो कि 2021 में ये 10% महंगी हो जाएगी, तो 2021 में कितनी होगी? इसको 10% महंगा करना है। कैसे? 40 का 10% लेके उसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसमें ये बात समझ आती है सबको? पक्की बात है ना, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होना है कॉस्ट में। ये वाला काम अगर इसको 5% कम करना है तो इनटू 0.95, पक्की बात है जी। अच्छा चले, 40 का 10%, ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा था ना पूछ लें। 40 का 10%, देखें अगर पिछले साल प्राइस 40 रुपए की थी और अब 10% महंगी हो जानी है तो हमने वो महंगी वाली अमाउंट निकालनी है। वो 40 से कितनी ज्यादा होगी? 40 का 10% ना। ऐसे होगा? कॉमन ले लें तो इसमें कोई इतराज? 10% 0.1 होता है असल में, तो 40 इंटू 1.1, ये है 1.1। यानी अगर हमने कुछ परसेंटेज बढ़ी हुई अमाउंट निकालनी है तो 1.2%। हाँ जी, ये कह रहे हाँ 1.1 बना। अच्छा, इसी तरह अगर कोई अमाउंट 50 थी, अब 5% सस्ती हो जाएगी ये चीज। 0.9। तो ये काम बहुत ज्यादा करना होगा कॉस्ट में हमें, कि अगर एक चीज को हमने बढ़ाना है कुछ परसेंट तो 1 पॉइंट समथिंग, अगर 7% बढ़ाना है तो इंटू 1.7 1.07, और अगर एक चीज को 4% कम करना है इंटू 0.96, तो ये काम काफी ज्यादा होगा कॉस्ट में। तो अब ये 8 को क्या करना है? 25% बढ़ाना है। ये ले,
और 500 से ऊपर जाके फिक्स कॉस्ट में भी बदलना है? नहीं, तो ये 12,000 ही है। दो सौ से कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो 8 ही है। फिक्स कॉस्ट, अच्छा अब ये जो फिक्स कॉस्ट है कितनी चेंज हो रही है? फिक्स कॉस्ट 20%। इसको 20% कम नहीं करना, जो था 20% बढ़ के ये आया था। देखें ये 8 है, इससे 25% बढ़ जाएगा। ये जो 12 है, कोई यहां अमाउंट थी, वो 20% बढ़ी है तो ये आया है। तो अब इस अमाउंट तक वापस पहुंचना है तो हमें ये रिवर्स काम करना है। यानी अगर यहां पर कोई अमाउंट थी, उसको ये किया था तो 12,000 बना था, तो ये बन जाएगा कितना जी? 10,000। अब ये 3 अलग अलग लेवल्स पे, ये ए है ये बी है। रिक्वायरमेंट पहली क्या थी? 150 यूनिट्स। कौन सा ए और बी यूज करें? ये वाला। तो y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 8 इंटू 150। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? y इज इक्वल टू 12,000 प्लस 8 इंटू 300। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो यहां फॉल करेगा। तो y इज इक्वल टू 12,000 प्लस 10 इंटू 580। ये सवाल दिया था। यहां से यहां समझ आ गई बात? ये अगर 500 से ऊपर गई प्रोडक्शन तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25% बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? इससे। तो इससे 25% बढ़ी हुई फिगर क्या होगी? दिस इंटू 1.25। यहां पर कुछ था पता नहीं, अगर प्रोडक्शन 200 से बढ़ी तो फिक्स कॉस्ट जो यहां है पता नहीं कितनी, वो 20% बढ़ जाएगी। अच्छा वो 20% बढ़ के ये हो जाएगी, ये वो बढ़ी हुई फिगर है। पहले कोई थी फिक्स कॉस्ट जो 20% बढ़ के 12 तक पहुंच जाएगी, तो ये फिगर फाइंड करनी है, डिवाइड। हाँ जी, इस सवाल में कोई और परेशानी तकलीफ? नहीं, क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि ये 12,000 बढ़ के आई है। हमें ये पता है कि इस क्लास में, इस सेगमेंट में जो फिक्स कॉस्ट है वो इससे 20% ज्यादा है। अब हमने हाई लो मेथड लगाया ही किस सेगमेंट पे था? तो हमने हाई लो मेथड लगाया, उससे फिगर्स निकली ही ये हैं। अब हमें सवाल में जो आखिर में वर्डिंग लिखी है ना, उससे पता है कि ये वाली क्लास पिछली से 20% बढ़ी हुई है। अच्छा अगर हाई लो लगाया होता इस क्लास में तो हमारा आंसर ए का ये निकला होता, लगा के देखा भी था शायद, और बी का ये निकला होता। और हमें पता है कि हम चूंकि तीसरी क्लास में लगा रहे हैं तो वो ये वाली फिगर है। अब यहां से वापस जाना है, 8 तक कैसे पहुंचे? 10 निकाल लिया, 8 तक कैसे पहुंचो? 10 डिवाइडेड बाय 1.25, वो ये 8 और 8 आ जाएगा। तो हम चूंकि जानते हैं ना कि हम हाई लो लगा किस क्लास पे रहे, तो इसलिए हमने अकॉर्डिंगली अपने आंसर को उस लाइन में लिख लिया। और पूछे इसमें? हाँ जी, ये समझ नहीं आया? नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये जो सारी बात बताई ये कह रहे समझ नहीं आई? तो कहां थे यार इतनी देर से? तो अब तो चांद पे पहुंच गए हम सारे। नजर नहीं आ रहा था क्या? वो लाइट का मसला है, कलर का मसला है क्या? क्या वैसी बात दोबारा समझा दो। देखिए कैमरा तो चलो वही है, आप थोड़े से ऐसे ऐसे होके देख लिया करें, और जो पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे पूछ लिया करें, मैं बता देता हूँ। जो आपको नहीं नजर पड़ा जा रहा होता मुझसे पूछ लिया करें, मैं रिपीट कर दूंगा, पढ़ के बता दूंगा। जिन लोगों को, हाँ जी सर, ये इक्वेशन के थ्रू तो हम आगे ये 0.12 से अगर बैक करना था तो मेरे को 0.8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 0.8।
ये और किसको मसले आया इस चीज में? सच्ची सच्ची फ्रैंकली ये जो यहाँ काम किया मसला है। अच्छा चले क्यूएम में चलते हैं वापस। चले जिनको समझ आ गया वो भी, जिनको नहीं समझ आया वो भी मैं आपको एक पुराने कॉन्सेप्ट पे वापस लेके जा रहा हूं। ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि सवालों में बहुत ज्यादा होगी। ये इनटू समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, ये तो काफी ज्यादा होगा, मतलब ये इतना ज्यादा होगा कि ये तो आपसे ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं शुरू में ही थोड़ा सा पुरानी बात एक्सप्लेन कर देता हूं। यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, इक्वेशन भी बता देता हूं, और उसके अलावा ये परसेंटेजेस की भी एक बात समझाता हूं। जब दो फिगर्स में किसी परसेंटेज का ताल्लुक है, परसेंट क्या 100, जब दो अमाउंट्स में किसी परसेंटेज का ताल्लुक है तो यह बड़ा जरूरी होता है जानना कि 100 कौन सा है इनमें से। जब हमने किन्हीं दो अमाउंट्स के आपस में परसेंटेज का फार्मूला कोई रिलेशन निकालना है ना, जैसे जीपी मार्कअप मार्जिन जिंदगी में सीखा कभी? तो अगर 20% मार्जिन है कि 20% मार्कअप है, सेम कैलकुलेशन है। क्यों नहीं? क्योंकि है वर्ड 20%, लेकिन एक कॉस्ट से लिंक है, एक सेल प्राइस से लिंक है। तो जब दो फिगर्स के अंदर परसेंटेज का रिलेशन है तो यह बड़ा जरूरी होता है जानना कि उनमें से 100 क्या है। इसी चीज को मैं इंक्रीज डिक्रीज की शक्ल में बताता हूं। यानी कि अगर एक अमाउंट है, ये 5% कम हो जाएगी तो दूसरी अमाउंट आएगी, या 10% बढ़ जाएगी तो दूसरी अमाउंट आएगी। एक्स और वाई दो अमाउंट्स हैं, इनके दरमियान अगर कोई परसेंटेज का ताल्लुक है और वो इस तरह से है कि ये अमाउंट 5% इंक्रीज होगी तो यहां तक पहुंचेंगे, या डिक्रीज होगी तो यहां तक पहुंचेंगे। एक ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। एक इस तरह का हो सकता है कि जो x है वो y से 20% हायर है या लोअर है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर दो अमाउंट्स हैं जिनमें कुछ परसेंटेज का आपस का ताल्लुक है, अब वो जो परसेंटेज का ताल्लुक है, मार्कअप मार्जिन तो मैंने बीच में ऐसी मिसाल दोहराई थी, या तो इंक्रीज डिक्रीज का ताल्लुक होगा या हायर लोअर का ताल्लुक होगा। या एक ही बात है? एक बात है। इसको 5% इंक्रीज करेंगे तो ये होगा, इसको 5% डिक्रीज करेंगे तो ये होगा। एक ये बोलने का तरीका है, और एक है कि ये इससे 5% हायर है या ये इससे 5% लोअर है। ये हायर लोअर और इंक्रीज डिक्रीज फर्क है इनमें, है? आपने परसेंटेज जब लगानी है ना तो ये जरूरी होगा पहचानना कि इनमें से 100 कौन है। ये कॉस्ट के मुख्तलिफ चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी लगाने की, इसलिए ये कीमती बात बता रहा हूं। परसेंटेज दो फिगर्स के दरमियान अगर रिलेशन है, और वो रिलेशन भी मैंने इन वर्ड्स से रिलेट किया है, इंक्रीज डिक्रीज और हायर लोअर, यही मेन आपको वर्ड्स मिलेंगे, इंक्रीज डिक्रीज और हायर लोअर। इंक्रीज डिक्रीज तो कम ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन एक तरह से सॉल्व होगा। हायर लोअर ये भी कम ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन ये एक और तरह से सॉल्व होगा। जब दो फिगर्स में परसेंटेज का ताल्लुक है तो आप वो परसेंटेज तभी सही कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इनमें से 100 क्या है। अब मैं आपको एक जुमला बोलता हूं, ये लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है। एक ये जुमला बोला है मैंने, और एक और जुमला बोल रहा हूं, मैं लैपटॉप से 10 फुट दूर हूं। बात एक ही है, लेकिन इसमें गहराई है। लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है या मैं लैपटॉप से 10 फुट दूर हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अंग्रेजी हो गई। मैं आपको मैथ बता रहा हूं कि स्टार्ट कहां से करना है गिनना, ये है इंपॉर्टेंट बात। यानी इस जुमले में कि लैपटॉप से मैं 10 फुट दूर हूं, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 10 फुट गिनना? लैपटॉप से। क्या जी? मतलब अगला जुमला भी मेरे साथ साथ चलो ना, मैंने अब ये जुमला मेरा डायलॉग है, ये वो देखना बीच में टोक दिया। दोबारा से सुने मिसाल, लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है। अब ये 10 फुट गिनना कहां से शुरू हो रहे हैं? मुझसे।
लैपटॉप मुझसे 10 फुट दूर है, तो मुझसे गिनना स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं लैपटॉप से 10 फुट दूर हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट लैपटॉप। ये स्टार्टिंग पॉइंट पहचानना बड़ा जरूरी है। ये जो परसेंटेज का रिलेशन होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज या हायर लोअर, इसमें यह जरूरी होगा पहचानना कि किस से है। यानी मैं कह रहा हूं कि x y से 20% हायर है, x y से 10% लोअर है। अब ये स्टार्ट कहां से होगा? ये y से। x को से 5% बढ़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है? अब x से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्क कुछ समझ आया? परसेंटेज के रिलेशंस के अंदर जिससे स्टार्ट करना है वो 100 होता है। से 100 से जिससे स्टार्ट करना है वो 100 है। इस 20% के रिलेशन के अप्लाई करने के लिए 100 क्या है? y 100 है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो x है वो y से 20% हायर है, तो ये 100 है। x, अच्छा से को अब सेंटेंस बदल गया ना, तो x से 5% बढ़ेंगे तो y आ जाएगा, या x को 5% बढ़ाएंगे, मतलब चलना शुरू जहां से करना है वो 100 है। तो इसमें 100 क्या है? इसमें x 100 है। ये बात कुछ क्लियर होती है तो मैं आगे बढ़ता हूं कि इन परसेंटेज के रिलेशन में चलना स्टार्ट कहां से करना है ये पहचान लें, तो जहां से स्टार्ट करना है वो 100 है। ये बात ओके? अब अगर ये 100 है तो ये इससे 20% ज्यादा है, तो ये 120 है। यहां पर भी नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। मैं कह रहा था कि वो एरो इधर लगाया। हाँ, x y से 20% ज्यादा, सॉरी, x y से 20% ज्यादा है, तो y से ज्यादा है, ये 100 है और ये 120। तो परसेंटेज लगाने के लिए ये बड़ा जरूरी है जानना कि 100 इनमें से क्या है। अगर 100 पहचान लिया तो ही आप कैलकुलेशन सही कर पाएंगे। मैं पहले आपको यूनिटरी मेथड बता देता हूं। पॉइंट शॉइंट का चक्कर अगर मुश्किल लग रहे हैं, अच्छा यूनिटरी मेथड बता के अगर पॉइंट्स वाले मसले तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो यूनिटरी मेथड तक रुक जाना। यूनिटरी मेथड कहते हैं कि अगर 37 अंडे इतने के हैं तो 15 कितने के होंगे, पहले 1 अंडे की कॉस्ट निकलेगी, फिर 15 से मल्टीप्लाई होगी। यूनिटरी मेथड होता है। अब यहां पर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि जो ये प्राइस थी इसको 5% बढ़ाएंगे तो अगले साल की प्राइस आ जाएगी। तो अब 100 क्या है? ये 100, तो फिर ये 105। ओके, चलें अब यूनिटरी मेथड की कैलकुलेशन बताता हूं। हम जिन दो अमाउंट्स के दरमियान परसेंटेज का रिलेशन समझ के कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये काम कर रहे होंगे कि दो में से एक अमाउंट पता होगी तो दूसरी तक पहुंचना होगा। अगर दो पोजीशंस के दरमियान रास्ता पता चल गया तो वो इसीलिए पता चला ना कि एक से दूसरे तक पहुंचना है। तो हमें एक बार दो फिगर्स के दरमियान परसेंटेज का रिलेशन पता चल गया तो वो तभी सवाल में काम की चीज है अगर उन दो में से एक अमाउंट पता है और दूसरे तक पहुंचना है। अब उसके लिए यूनिटरी मेथड का एक फार्मूला बना देता हूं आपको। हमें दो अमाउंट्स में से एक गिवन है और एक रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऐसे निकलेगी कि अगर आप गिवन अमाउंट को, अगर इस मिसाल में आपको मैंने x बता दिया कि ये 48,000 है और पूछा है कि y कितना था, अगर सवाल ये है तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट हो गई, ये गिवन हो गई। यूनिटरी मेथड ये है कि ये जो 48,000 है ये 100 है कि 120 है? अगर ये 120 है तो 100 क्या होगा? अगर ये 120 है तो 100 क्या होगा? अगर ये 120 है तो 100 क्या होगा? यानी गिवन अमाउंट की जो परसेंटेज है उससे डिवाइड कर लें और जो चाहिए वो जो चीज है उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो जिनसे ये 1 पॉइंट और पॉइंट समथिंग वाली हैंडल ना हो तो वो कम से कम इसको जरूर फॉलो कर लें। बाकी जैसे जैसे आप इन कैलकुलेशंस में जरा ग्रिप आती जाएगी फिर आप ये पॉइंट्स को भी हैंडल कर लेंगे, लेकिन कम से कम दर्जा ये है कि ये तो बेटा आप सब साथ लेके चले। तो इसको लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से 100, 120, 115 क्या है। जब ये पहचान लेंगे तो फार्मूले में तो फिगर ही पुट कर लेंगे। ठीक है,
अब हमने यहां पर ये जो फाइन किया था वेरिएबल कॉस्ट, सवाल में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कहा हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट 25% से बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी अगर 500 से प्रोडक्शन क्रॉस करेगी। तो हम ये जो अभी फिगर 8 निकाल चुके हैं, ये ओरिजिनल फिगर है या इंक्रीज्ड फिगर है, और इससे 25% बढ़ के दूसरी फिगर बननी है। तो ये 100 हुआ ना फिर, इसलिए इसको हमने 125 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया। 125 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। ये 10,000 कैसे निकला? 200 से अंदर अंदर रहते तो फिक्स कॉस्ट 10,000 होती, उससे 20% बढ़ जाएगी और हमने वो बढ़ी हुई फिगर ही निकाली है। तो ये इससे 20% हायर है या ये इससे 20% लोअर है? इन दोनों बातों में फर्क है। ये इससे 20% हायर है, अभी सवाल चल रहा है, या ये इससे 20% लोअर है? दोनों सेम बात नहीं है। दोनों जुमले गौर से सुने। ये इससे 20% हायर है या फिर ये इससे 20% लोअर है? ये दोनों बातों में फर्क है, क्योंकि मैं जब कह रहा हूं ना कि ये इससे 20% हायर है तो इसका मतलब ये 100 है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये इससे 20% लोअर है तो फिर मैंने इसको 100 कह दिया। तो ये दोनों बातें फर्क हैं। अब इसमें अंग्रेजी पढ़ के हम सवाल की देखेंगे कि 20% का रिलेशन कहां है, क्या है कि जो पहले फिक्स कॉस्ट होती थी वो 20% बढ़ के यहां तक पहुंच जाएगी, यानी ये इससे 20% ज्यादा है तो ये 120 है। तो अगर ये 120 है तो 100 कितना होगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ये किया 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। वो वैसे 100 कट के तो ये चीज बन गई, वरना असल में किया हुआ है 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। वो ऊपर से लग रहा है, जाके ऊपर ऊपर से जा रहा है सारा। क्या कह रहे हैं जी? नहीं, ये जरूरी नहीं हर दफा चले ये बात जी। क्या जी? अच्छा जी, ठीक, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं यार, वो पसंद पड़े मुझे ये कलर। ये बात, इससे चले आगे। चले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था कल आपको, वहां से आगे बढ़ाता हूं बात। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसमें हमें क्लियरली पता हो कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, और सॉरी कितने पैसे लगेंगे। एक यूनिट बनाने में कितने पैसे लगेंगे, अगर ये बात हम जान सकते हैं तो जिसके बारे में जान सकते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और ये मेनली दो ही चीजें होंगी, जो उस प्रोडक्ट में मटेरियल लग रहा है वो, और जो वर्कर उस प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज है वो। इन्हीं चूंकि इन दोनों का बिल्कुल ही डायरेक्ट ताल्लुक है प्रोडक्ट के साथ। मटेरियल का डायरेक्ट ताल्लुक क्यों है? क्योंकि यही तो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। और लेबर का डायरेक्ट ताल्लुक क्यों है? यही तो बना रहा है। तो इन दोनों खर्चों को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। इन दो के अलावा फैक्ट्री में जो कुछ भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, पावर एंड फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरीज है, सब कुछ इनडायरेक्ट है। और उसके लिए एक और नाम इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहां पे कल बात एंड हुई थी। यानी अगर फैक्ट्री के सारे खर्चों को हम तोड़े तो वो तीन चीजें बन गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये मिटा दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH जी। किधर है, कौन है, कहां है जी? जी इनडायरेक्ट है। एक यूनिट बनाने के लिए कितनी सैलरी लगेगी? हाँ, पता है, एक मैनेजर है फैक्ट्री का, उसको 5 लाख रुपए महीने का देते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए उसकी कितनी सैलरी चाहिए है? नहीं है ना, तो एक यूनिट बनाने के लिए है ही नहीं उसकी सैलरी का ताल्लुक, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट है। क्या हो गया? अच्छा, ये तकरीबकारी कर रहे हो या वाकई सीरियसली पूछा है? सीरियसली पूछा है। अगर फैक्ट्री के रेंट को
टोटल जितने यूनिट्स बनाए उन पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? रेंट पर यूनिट। ठीक है, कैलकुलेटर तो मना नहीं कराया ना, क्या कर रहे हो यार, वो तो कैलकुलेट कर देगा। अब कैलकुलेटर ने तो कैलकुलेट कर दिया, लेट से 15 रुपए रेंट पर यूनिट, लेकिन क्या वाकई ऐसा रेंट का ताल्लुक है कि एक एक यूनिट बनता जाएगा और 15-15 रुपए रेंट बढ़ता जाएगा? नहीं। तो इसी तरह से फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी कैलकुलेटर से कहेंगे कि 5 लाख को डिवाइड करो 2000 से, वो कहेगा जी सर कर देता हूं, वो कर देगा। लेकिन अब जो आंसर निकलेगा लेट से 250 रुपए, तो डज इट मीन के एक एक यूनिट बनता जाएगा और फैक्ट्री मैनेजर को 250-250 रुपए सैलरी बनती जाएगी? नहीं। तो डायरेक्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के साथ ऐसे डायरेक्टली लिंक है कि एक एक यूनिट बनता जाएगा, इतना इतना खर्चा और आता जाएगा, और वो दो ही चीजें, उस पर लगने वाला मटेरियल और उसको बनाने वाला लेबर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही मैं आगे चल रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH, इन तीनों को मिला के कहते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, यानी फैक्ट्री के सारे खर्चे ये तीन होते हैं। अच्छा, तो फिर वो वेरिएबल फिक्स किधर गए? वो इन्हीं में ही है। यानी यही खर्चे अगर इस नजरिए से बांट रहे थे तो ये टाइप से, अगर वेरिएबल फिक्स या के बांट रहे होते तो फिर वो और होती। हाँ, ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये बाय नेचर वेरिएबल ही होते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं ही पर यूनिट। ये है ही ऐसा कि एक जूता बनाएंगे तो 250 रुपए का चमड़ा लगेगा, वो है ही पर यूनिट। एक शर्ट सिलवाएंगे तो मजदूर को 400 रुपए देंगे, ये है ही पर यूनिट चीज। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये होते ही वेरिएबल है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनमें फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फ्यूल वेरिएबल चीज है कि फिक्स चीज है? वेरिएबल है, FOH है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है, FOH है। पैकिंग मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल है, लेकिन FOH है। प्लांट एंड मशीनरी की स्ट्रेट लाइन पे निकली डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, FOH है। तो अगर वो भी क्लासिफिकेशन में मिक्स कर दूं, जरूरत नहीं है अभी, लेकिन अगर कर दूं तो ये वेरिएबल चीजें होती हैं और इनमें वेरिएबल भी होती हैं, फिक्स भी होती हैं। अब जिस जिस चैप्टर में इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को मुझे वेरिएबल फिक्स में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो तोड़ दिया करूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो बस मैं FOH ही कहा करूंगा। अच्छा, एक फार्मूले की हद तक बस याद रख लें, बाकी यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, जिस तरह आपने अगर इंट्रो में डबल एंट्रीज कभी पढ़ानी शुरू की होंगी ना आपको अकाउंटिंग सिस्टम, तो एक पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की शक्ल दिखाने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक पहुंचा दिया होगा शुरू में। जिन्होंने इंट्रो पढ़ी उनकी बात कर रहा हूं, है जिन्होंने इंट्रो जिंदगी में कभी पढ़ी है, तो जब अकाउंटिंग सिखानी शुरू की थी डेबिट क्रेडिट, तो एक शुरू में पूरी पिक्चर क्रिएट करने के लिए जनरल, लेजर, ट्रायल, SOCI, SOFP का एक फॉर्मेट जरूर आपको तक पहुंचा दिया था। हाँ, उसके बाद फिर मजीद डिटेल पढ़ते 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 फिर कहीं जाके फाइनल अकाउंट के सवाल तक पहुंचे थे, लेकिन शुरू में एक पिक्चर जरूर बनाई थी। तो मैं आपको अभी एक पिक्चर तक बना के दे रहा हूं, बाकी इनको हमने पढ़ना ही है। वो पिक्चर ये है कि ये तीन चीजें ऐड हुई, ये बन गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें ऐड होता है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, नहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की चीज है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये हमने पढ़ना है आगे चैप्टर में क्या होता है। अभी सिर्फ आपको एक पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं, ये सब हमने आगे पढ़ना है। और इसमें से लेस होती है चीज, उसको कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और अब जो चीज बनती है ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
इसके अलावा एक और पिक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या जी, समझ नहीं आई बात? नहीं, बस ये हो गया पूरा, अलग सही। कॉस्ट ऑफ सेल, ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें। फिनिश गुड्स, क्या? हाँ, ये आगे चलना है, पढ़ना है हमने आगे। ये WIP है वर्क इन प्रोसेस, FG है फिनिश गुड्स। अहमद उतर ही रहना, नोट तो करना। अच्छा, और ऑनलाइन वालों के एक नसीहत है, चूंकि ये कैमरा जो है वो पूरा फ्रेम भी पूरा बोर्ड नहीं है, तो मैं तो मूव करूँगा तो कैमरा भी मूव करेगा, लेकिन ये कि जो कैमरा मैन है ये थोड़ी देर यहाँ पर रोकेगा ताकि आप लोग लिख सकें, लेकिन इतनी देर नहीं रुकेगा कि आप लोगों को पूरा लिखने में टाइम लगे। तो वो आपने फिर पॉज कर करके लेक्चर लेना है, यानी आपने अगर कोई चीज़ नोट करनी है आप लेक्चर पॉज कर लें, नोट करें, उसके बाद चलाएं। तो इस तरह से बेटे मैनेज करना पड़ेगा आपको लेक्चर लिखना। नोटेड? ये बता रहा हूँ, ये मटेरियल की परचेजेस, यानी इतना हमने खरीदा, इतना साल के शुरू में पहले से मौजूद था, और इतना साल के एंड पे बचा हुआ है, तो बाकी किधर गया? डायरेक्ट मटेरियल यूज हो गया प्रोडक्शन में। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, यानी ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखी है ना यहाँ, वो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कह लें। एक बार आप ये सब नोट कर लें, फिर मैं और समझाता हूँ। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक फ्लो देखें जिनसे ये चीजें आपको और बेहतर समझ आ जाएंगी। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो है मटेरियल, मटेरियल मतलब जो चीज फिजिकली है, इस्तेमाल हो रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। जैसे अगर जूते बनाता है बिजनेस, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? लेदर है, उसका सोल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होगा जो हो सकता है कोई खास पॉलिश लगती हो जिसमें ये धुलते हो, उसके बाद इनमें शाइनिंग आती हो, चमड़े की सेहत के लिए अच्छी होती हो, वो है मटेरियल लेकिन इनडायरेक्ट है। इसी तरह से पैकिंग मटेरियल, इन सबको कार्टन्स में रख के फिर सप्लाई किया जाता है। कार्टन में रख के इसको संभालना आसान होता है वरना जूते गुम जाएंगे। तो वो जो पैकिंग मटेरियल है वो मटेरियल है लेकिन इनडायरेक्ट है। तो वो इनमें से किस में आएगा? एफर्ट में। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर कौन होगा? कौन होंगे इनडायरेक्ट लेबर? जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, जैसे उन वर्कर्स के हेल्पर्स, उनके सुपरवाइजर्स हैं जी, बाकी सारी एक्टिविटीज में जो सपोर्ट लोग हो गए, ये इनडायरेक्ट लेबर होंगे।
एक किसी एक ईयर का, फॉर द ईयर 2021 कह लेते हैं, मैं ना आपको एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजों का फ्लो बता रहा हूं, क्योंकि ये है सारा एक बेसिक, जिससे फिर आगे मैंने चैप्टर वाइज कॉस्ट अकाउंटिंग निकालनी है। बस अब यहां से मैं आगे चैप्टर वाइज पे जाने लगा हूं। एक साल के दौरान एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फ्लो समझा रहा हूं। फैक्ट्री में एक मटेरियल का होगा स्टोर, फैक्ट्री बिल्डिंग में एक स्टोर होगा। जैसे कॉलेज की तरह मिसाल लेता हूं, मैं ऑफिस बॉय से कहता हूं मार्कर ला दो, अब वो उसी वक्त दौड़ के जाएगा शालमी और वहां से मार्कर खरीद के ला देगा? नहीं, इनके पास एक स्टोर रूम होगा जहां पर स्टेशनरी आइटम ये सब रखे होंगे, तो ये स्टोर है, यहां पर खरीद के चीजें लाके रखी जाती हैं। तो साल के स्टार्ट पे स्टोर खाली होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जितना मटेरियल में स्टॉक मौजूद था साल के शुरू में, ये वो है। पूछा था यार किसने पूछा था आपने? तो साल के शुरू में जो स्टोर में मटेरियल मौजूद है वो ओपनिंग मटेरियल है। तो साल के शुरू में यहां पर एक ओपनिंग मटेरियल पहले से मौजूद था। फिर साल के दौरान सिर्फ इस स्टोर की हद तक बात करें, मजीद क्या कार्रवाई होगी? मजीद मटेरियल खरीद रहे होंगे, और यहां से आगे यूज हो रहा होगा, तो यहां से चीजें निकलेंगी। ये है कंजम्पशन इशू। फैक्ट्री में मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोडक्शन के हॉल्स होंगे। जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, वहां पर बनता है धागा, तो उस धागा को बनाने के लिए खरीदते क्या होंगे ये लोग? कॉटन खरीदते होंगे। तो अब ये करेंगे क्या कि कॉटन खरीदेंगे। कॉटन जो है ना वो बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में होती है, 100-100 किलो के क्यूब्स होते हैं, वो खरीदेंगे, वो इनका मटेरियल है। फिर उस कॉटन से धागा बनने तक कुछ 4-5 तरह की अलग मशीनरी प्रोसेसेस होंगे। यानी एक हॉल होगा जहां पर उस धागे के बने हुए क्यूब को, कॉटन के, उसको अलग अलग किया जाएगा। फिर उसमें से सफाई की जाएगी, जो खराब चीजें उसमें निकाल दिया जाएगा, साफ सुथरी कॉटन अलग हो जाएगी। ये एक अलहदा डिपार्टमेंट, इसके लिए अलग अलग मशीनें चाहिए। जिस तरह तंदूर पर रोटी लेने गए हो कभी, अगर कभी गौर किया हो तो आटा गूंदने वाला कोई और होगा, उस गूंदे हुए आटे के पेड़े बनाने वाला और होगा, उनको बेल के रोटी की शक्ल बनाने वाला और होगा, फिर उसको उस गद्दी पे लगा के तंदूर में लगाने वाला और होगा, और अगर रश ज्यादा है तो वो सोटियां पकड़ के अंदर से निकालने वाला कोई और होगा, शॉपर में डालने वाला कोई और होगा, गले में बैठा हुआ कोई और होगा। अब ये मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, तो लोग डिफरेंट हैं। अब इसका स्केल बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉटन है, बहुत ज्यादा धागे बनने हैं, तो एक पूरा प्रोडक्शन हॉल, पूरी मशीनरी चाहिए जो इन कॉटन बेल्स कहते हैं उनको, उनमें से अलग करके कॉटन अलग करे। फिर एक और सेट ऑफ मशीनरी होगी, कोई और हॉल होगा, वहां पर उस कॉटन की सफाई होगी। फिर आगे कोई और सेट ऑफ मशीनरीज होगी, उनकी रस्सियां बनेंगी। फिर आगे कोई और सेट ऑफ मशीनरी होगी, उन रस्सियों से धागे बनेंगे। फिर आगे कोई और सेट ऑफ मशीनरीज होंगी कि वो धागे जो है स्पिंडल्स के ऊपर वो लिपटे जाएंगे। ये सारे मुख्तलिफ काम हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सब मिला के ये प्रोसेस कहलाता है, जिनमें मुख्तलिफ प्रोडक्शन हॉल्स हैं। ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग में तफसील से पढ़ेंगे। उन सबको मिला के मैं अभी प्रोसेस बस कह देता हूं। तो ये मटेरियल से, जो स्टोर से मटेरियल निकल रहा है वो कहां जा रहा है? मतलब जो मटेरियल स्टोर के अंदर कॉटन के बेल्स पड़े हुए वो आगे कहां जा रहे हैं? वो प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस में इनका जाना है, ये है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और ये जो प्रोसेस 4-5 हॉल्स में चल रही है, इस पूरी ड्यूरेशन में हो सकता है कोई 5-7 घंटे लग जाते हो। कढ़ाई गोश्त भी बनाएंगे ना, कोई 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो फिर रुई से जो है धागा बन रहा है, तो हो सकता है कोई 5-7 घंटे लग जाते हो। अब ये काम जो फैक्ट्रीज में ये 24 घंटे चल रहा होता है। ईयर एंड आ गया, 30 जून आ गया, रात 12 बज गए, तो मशीनें बंद कर देंगे, सारी खाली कर देंगे। ये तो अकाउंटेंट का मसला है कि ईयर एंड है, ये अकाउंटेंट का मसला है कि अकाउंटिंग ईयर एंड करना है। प्रोडक्शन वाले को क्या लगे, वो तो अपनी शिफ्ट में आके काम कर रहा है। तो रात को 12 बजे 30 जून का जब दिन खत्म हुआ था, उस वक्त इन मशीनों में बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी आधी अधूरी शक्ल में है। कोई धागा जो अलग हुआ पड़ा है, कहीं पर धागा कुछ रस्सी बन गया हुआ है, कुछ रस्सी है जो कुछ कॉटन है जो अलग हुई पड़ी है, कुछ कॉटन जो आगे साफ हो चुकी हुई है, कुछ कॉटन जो है वो रस्सी की शक्ल में जा चुकी हुई है, कुछ रस्सी है जो धागे की शक्ल में जा चुकी हुई है। इन सब शक्लों को मिला के कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। अब साल के एंड पे जो बचे रह गए वो हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस।
और अगले ही साल के शुरू में, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड होना, स्टार्ट होना, ये तो अकाउंटेंट की जिंदगी का क्या दुनिया का वक्त रुक जाता है? नहीं, ये तो सिर्फ अकाउंटेंट की चीजें हैं, काम तो चल रहा है। तो अगले ही लम्हे ये क्या चीज बन जाएगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो इसी तरह पिछले साल भी यही हुआ होगा। तो वो जो पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, वो अब क्या होगा? तो साल के शुरू में कुछ वर्क इन प्रोसेस इस मशीनों में पहले ही पड़ा हुआ था, कुछ पहले ही पड़ा हुआ था। इस साल में मजीद खर्चे आए। क्या क्या? मटेरियल इस्तेमाल हुआ, प्रोसेस की बात कर रहा हूं। मटेरियल इस्तेमाल हुआ, वर्कर्स ने मेहनत की, उन पे खर्च हुआ, और इनकी सपोर्ट के लिए FOH हुए। पूरे साल में ये खर्चा हुआ, इतना मशीनों में पहले ही पड़ा हुआ था। इतना स्टिल छोड़ के बाकी कहां ले गए? बाकी किधर गई चीजें? वो बन गई और वो आगे एक स्टोर में चली गई, जो फिनिश गुड्स का स्टोर है। यहां से चीजें इस स्टोर में चली गई। इनकी कितनी कॉस्ट लगी? ये खर्चे लगे मजीद, इतने पहले से पड़े हुए थे, इतने बचे रह गए, तो बाकी बन के आगे चले गई उनकी चीजें। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी आपको कुछ कच्चा कच्चा भी समझ आ रहा है ना, तो काफी है, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? इसी तरह से इस मटेरियल के स्टोर में पहले इतना मौजूद था, इतना और खरीदा। तो अगर साल के एंड पे इतना मटेरियल अभी पड़ा हुआ है, तो बाकी कहां गया? इस्तेमाल हो गया। ये साल के शुरू में इतना पड़ा था, इतना और खरीद के स्टोर में लाए, इतना एंड पे स्टिल स्टोर में पड़ा हुआ है, तो बाकी फिर इस्तेमाल हो गया। इस्तेमाल हो गया मतलब इशू टू प्रोसेस हो गया। वो ये पहुंच रहा हूं रॉ मटेरियल स्टोर पहुंच रहा हूं। मैंने कहा पहुंच रहा हूं, सबर। रॉ मटेरियल स्टोर, यहां से मटेरियल प्रोसेस मशीनों में गया, मशीनों में ये खर्चा आया, कुछ मशीनों में अभी भी पड़ा हुआ है, और ये सारी जिंदगी पड़ा रहेगा? नहीं, 5-6 घंटे में निकल जाएगा, लेकिन अभी बीच में अकाउंटिंग का एंड आ गया हुआ है। फिर यहां से चीजें बन के कहां गई? अब वो मुकम्मल फाइनल धागा बन चुका है, उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। चीजें बन के स्टोर में आ गई, यहां से आगे कहां जाएंगी? यहां से आगे सेल होंगी। लेकिन जितनी बनी सब बिक गई जरूरी नहीं है। तो कुछ साल के शुरू में भी मौजूद थे ओपनिंग फिनिश गुड्स, और कुछ साल के एंड पे भी क्या पता पड़ी रह गई हो। तो इतनी साल के शुरू में थी, इतनी और बन के आई, इतनी बची रह गई, तो बाकी तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये वो है जो मिटा के मैंने उसकी जगह ये बनाया। ये पूरी फैक्ट्री में कॉस्ट्स का एक फ्लो है। ये एक ओवरऑल पिक्चर बन गई कि अब हम ऑनवर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में करने क्या लगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपसे कहा था कि हम मेनली इसमें 2 हिस्से पढ़ेंगे। एक हमने कॉस्टिंग की डिटेल्स पढ़नी है, जो हम सब इसके ऊपर पढ़ेंगे। एक मैंने कहा था हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, वो इससे हटके एक चीज है। तो अब सारे चैप्टर्स इसी पे बनने लगे। ये इधर मटेरियल का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ओवरहेड्स का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, लेबर का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क इन प्रोसेस का अलग चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये हमने ऑनवर्ड डिटेल में एक एक करके पढ़ते जाना। तो अब जो मैं स्टार्ट करने लगा हूं वो मैं आपको मटेरियल से स्टार्ट करके देने लगा। इसको नोट करना है करें, और इसमें जो पूछना है पूछें, और अच्छा है प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आप खुद ही कर रहे हैं, और मंडे को आप, अच्छा ये इख्तितामी कलमात नहीं है, अभी क्लास चल रही है, होमवर्क देना ना, इख्तितामी कलमात नहीं होते। तो आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, उसमें से ये आप ही कर रहे हैं, आप ही करके आ रहे हैं। इस फॉर्मेट में चीजें ही पुट करनी है, क्योंकि एक बार फिगर्स के साथ ये काम कर लेंगे ना, तो फिर और पिक्चर जो है वो पक्की हो जाती है। इनमें मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, सारे ही कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सारे ही कर लें जी। क्वेश्चन नंबर, बस जो उसमें रह गया वो सारे ही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 4 और 5, ये चारों ही कर लें, है जी। क्वेश्चन 1, 2, 4 और 5 मैंने कहा ये चारों ही कर लीजिए। वो सब इस पे
अच्छा, ये जो अब तक सब चल रहा था पिछले 5 लेक्चर में, 4 ही कह ले, पहला तो गप्पों में ही गुजारा था, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो जरूरी थे कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करने के लिए। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं और मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल कर रहे हैं। ये मिटा दो सारा। अच्छा चले, मान लिया मंडे को करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस पे आए, फिर आ जाए हैं तो ये आप घर ही समझें इसको और अभी से शुरू कर दें होमवर्क। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन 4 आप अभी कर रहे हैं, अभी आप लोग कर रहे हैं अभी। इन क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 आप अभी कर रहे हैं, करें। जो अभी कर रहे हैं, अभी सवाल पूरा कर लेंगे, अल्लाह करे वो सारे पेपर में पास हो जाएं।
सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी डन। Yes, sir. रॉ मटेरियल परचेजेस हैं, डायरेक्ट लेबर है, सेलिंग कॉस्ट, ये फैक्ट्री का काम नहीं है। फैक्ट्री का काम प्रोडक्शन होता है बस। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री की चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी सेलिंग एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री का काम है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री है। अकाउंटिंग कॉस्ट, ये अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ये ऑफिस के काम होते हैं, इनका भी फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए रॉ मटेरियल परचेजेज है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है। यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकलेगी, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, और बाकी इस लिस्ट में से जो 3-4 आइटम्स एफओएच हैं बस वही एफओएच है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जब प्लस माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। कोई परेशानी तकलीफ? No, sir. चलें देखें, होमवर्क आपका कम कर दिया मैंने। ठीक है जी, मंडे से इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।